नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश अग्रवाल, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज आपको क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। जैसा कि भारत सरकार की एक संस्था है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो कि बेसिकली हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स और जितने भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी क्वालिटी कैसी हो इसके ऊपर काम करता है, उसका वर्क प्रोसेस कैसे हो इसके ऊपर काम करता है, और इन सभी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद वो अपना एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि कंटिन्यूअसली क्वालिटी के ऊपर काम कर रही है, जिनमें पेशेंट सेफ्टी का और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी का, उनकी वेलबींग का, इन सब का ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। अगर हम उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना काम करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत इजी होता है। हर इवेंट को हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं, उसका टाइम फ्रेम को हम डॉक्यूमेंटेड करते हैं, सारी इक्विपमेंट्स की इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, उनका मेंटेनेंस प्लान डिसाइड करते हैं, कब का मेंटेनेंस हो उसके ऊपर काम करते हैं, और हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो, और सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह पता हो, उनके कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो। इन सब के ऊपर ये NABH जो है कार्य करता है। तो करना आपकी संस्था को ही है, आपके हॉस्पिटल को ही है, जो क्लिनिक है उसी को करना है, बट NABH इन सबको रेट करके, इन सबको कंसिडर करके एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है। तो इस एक्रेडिटेशन का बेनिफिट क्या है कि जब आप ये एक्रेडिटेशन ले लेते हैं तो जब भी आप कोई भी देखता है कि NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ, इस तरीके की क्वालिटीज़ की सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे अपने हॉस्पिटल में या अपने क्लिनिक्स में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन हूँ तो मैं योगा एंड नेचुरोपैथी के स्टैंडर्ड्स की ही बात करूँगा। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड्स के चैप्टर में आता है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो इस चैप्टर के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं वो लगभग 14 हैं, और इन 14 में इनकी भी सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहला AAC, असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर के अंदर जो सबसे पहला हेडिंग है, द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्लेज द सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स। तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी सर्विसेज दे रही है उसको पॉलिसी वाइज डिफाइन करे, उनकी पॉलिसीज़ बना के रखे, और उन सर्विसेज को पूरी तरह बहुत अच्छे से डिस्प्ले करे ताकि लोगों को पता चले कि इस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है कि द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड आर क्लियरली डिफाइंड एंड आर इन कंसोनेंस विद द नीड ऑफ द कम्युनिटी। तो जो आसपास जहाँ पर SCO है, हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, उस कम्युनिटी में क्या हेल्थ नीड है, किन किन सर्विसेज की ज़रूरत है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। एंड दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है द डिफाइंड सर्विस आर प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड। तो डिस्प्ले, हर सर्विसेज को बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया जाए ताकि लोग उसको समझ सकें कि इस तरीके की सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है द स्टाफ इज़ ओरिएंटेड टू दीज सर्विसेज। तो स्टाफ आपका जितना भी उस SCO के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ काम करता है, वो सभी इन सर्विसेज के बारे में पूरी तरह परिपक्व हो, उसको सारी सर्विसेज के बारे में पता हो कि ये सर्विस हमारे हॉस्पिटल में मिलती है। ऐसा नहीं कि एक स्टाफ, क्योंकि ज़्यादातर आई कार्ड होता ही है लोगों के पास, या नॉन पर्सन से पता होता है कि ये फलाना हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो किसी ने उससे पूछा कि यार आपके हॉस्पिटल में ये सर्विसेज मिलती हैं, और वो फिर सोचने लगे होती हैं कि नहीं होती हैं। तो सबकी इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक स्टाफ को उस हॉस्पिटल के अंदर, उस SCO के अंदर जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं।
द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड आर क्लियरली डिफाइंड एंड आर इन कंसोनेंस विद नीड ऑफ द कम्युनिटी। तो डिफाइन कैसे करेंगे सर्विसेज को? वेल डॉक्यूमेंटेड हो, और जितने भी आप वो सर्विसेज हैं उन सबको डिस्प्ले करेंगे। तो आपका डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ आएगी? मेन सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं तो ओपीडी हो सकती है, आईपीडी हो सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज हो सकती हैं, और डे केयर सर्विसेज हो सकती हैं। ये मेन सर्विसेज हैं। फिर इसमें आ जाते हैं ओपीडी के टाइमिंग, कि किस टाइम पे मेन ओपीडी होती है, किस टाइम पे स्पेशलाइज्ड ओपीडी होती है, वो टाइमिंग डिस्प्ले करने हैं। देन आ जाता है हमारा सपोर्टिव सर्विसेज। सपोर्टिव सर्विसेज में आपकी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि पैथोलॉजी सर्विस, पैथोलॉजी लैब, सोनोग्राफी सर्विसेज और रेडियोलॉजी सर्विसेज। तो रेडियोलॉजी में एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है और पेट स्कैन है। इस टाइप की जितनी भी रेडियोलॉजी सर्विसेज है, जो जो अवेलेबल है वो प्रॉम्प्टली डिस्प्ले होनी चाहिए। आपका डिस्प्ले हमेशा 2 लैंग्वेजेस में हो, एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती हैं, तो इन दोनों में होना चाहिए। अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं जैसे कर्नाटका की, तो कन्नड़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है। अगर आप चाहें तो आप 3 लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, तो कन्नड़, हिंदी एंड इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो स्टेट वाइज आप अपनी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ और सपोर्टिव सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल है, फार्मेसी अवेलेबल है, अदर पैरामेडिकल सर्विसेज जैसे फिजियोथेरेपी अवेलेबल है, एंड रिक्रिएशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, जो भी अवेलेबल है वो सब डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेचुरोपैथी योगा की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी एंड योगा, इसके अंडर में जितनी भी थेरेपीज आती हैं और जो जो थेरेपीज उस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस की जाती हैं, उन सबको डिस्प्ले करना है। जैसे अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, डाइट थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, मसाज थेरेपी, और जो नेचुरोपैथी में और सपोर्टिव थेरेपीज़ हैं जैसे कपिंग थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ओजोन थेरेपी, इस टाइप की सभी सर्विसेज जो भी उस हॉस्पिटल के अंदर होती हैं वो सब डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले हमेशा, जैसे मैंने बताया, 2 लैंग्वेजेस में होना चाहिए, एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। देन अगर आपके हॉस्पिटल में कुछ नॉन क्लिनिकल सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ शॉप है जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ आइटम्स मिलते हैं, जैसे रिस्ट बैंड हो गया, आपका एल्बो बैंड हो गया, आपका नी कैप हो गई, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, हेल्थ शॉप हो गई। यूटिलिटी सेंटर, जैसे एक इंडोर हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट आते हैं, कुछ लंबे समय तक एडमिट होकर ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हेल्थ रूरल एरिया में है जहाँ आसपास कोई मार्केट भी नहीं है, जनरली पेशेंट को हम अलाउ भी नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए, तो यूटिलिटी सेंटर है तो उसका डिस्प्ले होना चाहिए। स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल डिस्प्ले होना चाहिए। आउटडोर एंड इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है या जिम है तो वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस टाइप से जितनी भी चीज़ सर्विसेज हैं आपके पास, फैसिलिटीज़ हैं, वो सब डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन सी बीमारियों को ट्रीटमेंट करते हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में डिलीवरीज नहीं होती हैं, गायनेकोलॉजिकल सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, तो जो हम नहीं करते हैं वो भी, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज नहीं है तो वो सब भी डिस्प्ले कर। एंड इसके अलावा हमें एज ग्रुप डिफाइन करना है। एज ग्रुप कि हम कितनी एज से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना शुरू करते हो, कितनी एज तक देते हैं। अगर उससे ऊपर कोई, उस एज ग्रुप से ऊपर कोई आता है तो स्पेशल कंसिडरेशन है कि नहीं है। जैसे कि अगर हम 70 और 75 से ऊपर कोई पेशेंट लेते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, वो उस हॉस्पिटल में है कि नहीं है, उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एज ग्रुप डिफाइन करना है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि स्टाफ ओरिएंटेशन की। तो स्टाफ का ओरिएंटेशन प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे ही स्टाफ का इंटरव्यू होकर उसकी ज्वाइनिंग होती है तभी उसको सब सारी सर्विसेज का ब्रीफिंग देनी है, और उसको ब्रीफिंग देने के बाद उससे
क्रॉस क्वेश्चंस करके पूछने भी है कि उसको ये सब सर्विसेज के बारे में पता चला कि नहीं चाहिए। और टाइम टू टाइम हम हर एक स्टाफ का एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का या कुछ क्वेश्चनर दे सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज हैं कि ये उनको प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए। साथ ही साथ जब भी हम कोई भी नई सर्विसेज ऐड करते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, तो स्टाफ की ब्रीफिंग भी ज़रूरी है, उनके ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, इस स्टैंडर्ड के अंदर आता है। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको ये पता चला होगा कि आप इन तीन AAC 1 के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एंड डिस्प्ले द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स के अंदर जो तीनों ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं उनको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं कि डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। यदि डिस्प्ले कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो डिस्प्ले आपका एक तो रिसेप्शन एरिया पे ज़रूर होना चाहिए। एक अगर हो सके तो हॉस्पिटल के आउटस्कर्ट्स में बाहर की तरफ कहीं पर लगाइए, ताकि बाहर के लोगों को एकदम से पता चले कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल में मिलती हैं। और जब पेशेंट अंदर आ जाता है तो रिसेप्शन पे भी होना चाहिए, ताकि रिसेप्शन से ही उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और तीसरा, जहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, जहाँ पे पेशेंट्स वेटिंग एरिया है, वहाँ पर ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ पर भी प्रोमिनेंट साइट है, जहाँ पर साइट्स हैं जहाँ पर पेशेंट ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वहाँ पे होना चाहिए। अगर स्टैंडिंग अरेंजमेंट है, जैसे रिसेप्शन ज़्यादातर स्टैंडिंग होते हैं, तो स्टैंडिंग अरेंजमेंट है तो डिस्प्ले किस हाइट में होना चाहिए? लगभग 4 फीट से लेके 7 फीट की हाइट के बीच में ही डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आदमी उसको ढंग से पढ़ सके। ऐसा ना हो कि डिस्प्ले आपने इतना ऊंचाई पे लगा दिया कि आदमी को सर ऊंचा करके बिल्कुल पढ़ना पड़ रहा है और वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबली आई लेवल पे हम उसको पढ़ सकें। तो 4 से 7 फीट की हाइट जहाँ पर स्टैंडिंग है, और सिटिंग एरिया है जहाँ पे पेशेंट वेटिंग एरिया, वहाँ पे सिटिंग है, तो 3 फीट से लेके 5 फीट की हाइट के बीच में ही डिस्प्ले होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है AAC, इसको हम अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस ब्रीफिंग से AAC 1 को अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट करने में मदद मिलेगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे वो मैसेज कीजिए, ताकि मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू।